आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिछले कुछ दिनों में जिन जनपदों में मिशन प्रेरणा से संबंधित शिक्षकों की ऑनलाइन परीक्षा हुई है की प्रश्नावली एक साथ एक गूगल फॉर्म के माध्यम से आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं, ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों का हल मिल जाए। अब मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं कि पहला ऑप्शन ये है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस गूगल फॉर्म का लिंक वहां पर है, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से गूगल फॉर्म खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर प्रश्न 2 अंक का है। पूरा गूगल फॉर्म भरने के बाद आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा। इस प्रश्नावली में कुल 41 प्रश्न है और हर प्रश्न 2 अंक का है। इसका मतलब जो टोटल प्रश्नावली है वो 82 अंक की है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपने जितने सही प्रश्नों का हल दिया है उसका जो मार्क्स है वो यहाँ पर शो होगा, और आपने जिन प्रश्नों के उत्तर गलत दिए हैं वो भी आपको यहीं पर पता चल जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पूरा वीडियो देखकर सभी प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित इस पूरे वीडियो को देखकर प्राप्त कर सकते हैं। या तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि आप गूगल फॉर्म को भर लीजिए और ये देख लीजिए कि आप लोग कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं, और उसके बाद वीडियो को पूरा देखकर हर प्रश्न का व्याख्या सहित हल इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो जो लोग पहले गूगल फॉर्म को भरना चाहते हैं वो वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। गूगल फॉर्म को सबमिट करने के बाद उत्तरों की व्याख्या जानने के लिए फिर से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है कि दादा ने रमेश को कहानी सुनाई कि खुदुर खुदुर खोदत बा, टुकुर टुकुर ताकत बा, लंबे लंबे भागत बा। बच्चे ने कक्षा में आकर अपने मित्रों को कहानी सुनाई। यह दक्षता किस कक्षा की है? तो ये दक्षता पर आधारित प्रश्न है, और कक्षा 2 की दक्षता के अनुसार कि बच्चा अगर किसी कहानी को सुनकर अपने शब्दों में अगर उसकी व्याख्या कर लेता है तो ये कक्षा 2 के बच्चे की दक्षता है। तो इस प्रश्न का जो संभावित उत्तर होगा वो कक्षा 2 होगा। तो हम यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है उसे टिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वो ये है, कितनी कक्षाओं के लक्ष्य प्राप्ति हेतु 3/4 प्रश्नों को हल किया जाना अनिवार्य है? तो देखिए 3/4 का मतलब होता है 3/4। अगर 3/4 को आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा और 100 से भाग देंगे, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 75% आएगा। तो कक्षा 2 से लेके कक्षा 5 तक की जो दक्षताएं हैं उसमें अलग अलग संक्रियाओं में 75% प्रश्नों को हल करने की बात कही गई है। यानी कि कक्षा 2 से लेके कक्षा 5 तक 3/4 प्रश्नों को हल करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा 4, क्योंकि 2, 3, 4 और 5 को अगर एक साथ इंक्लूड करें तो 4 कक्षाएं होती हैं। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है 4, ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कितनी भाषाओं में प्राप्त किया जाना है? तो देखिए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 2 विषय हैं, लेकिन भाषा तो एक ही है, हिंदी भाषा है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो पहला उत्तर होगा कि एक भाषा में। इसमें अगला प्रश्न है कि कमजोर बच्चों को अपने स्तर पर लाने हेतु मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कौन सा मॉड्यूल विकसित किया गया है? तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण द्वारा तो जो कमजोर बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ाने की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूल की बात की गई है। तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रेरणा लक्ष्य में कुल कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो प्रेरणा लक्ष्य में केवल 2 ही विषयों को सम्मिलित किया गया है, भाषा और गणित। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है 2, ये सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य कब तक का है? तो उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का जो लक्ष्य है वो 31 मार्च 2022 तक का है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखिए इसमें जो अगला प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा की शुरुआत कब की गई? अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो है 4 सितंबर 2019 और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 5 सितंबर 2019। तो देखिए कभी कभी सुनने में ये भी आता है कि जो मिशन प्रेरणा की शुरुआत है वो शिक्षक दिवस के दिन हुई थी, यानी कि 5 सितंबर को हुई थी। लेकिन जो ज़्यादा सही जवाब है वो ये है कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, यानी कि 4 सितंबर की शाम को हुई थी। यानी कि 4 सितंबर 2019 की शाम को मिशन प्रेरणा की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि ARP की फुल फॉर्म क्या है? तो ARP की जो फुल फॉर्म है वो है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा हेतु कितने विषयों का चयन किया गया है? तो मिशन प्रेरणा हेतु 2 विषयों का चयन किया गया है, इसलिए इसमें जो पहला ऑप्शन होगा ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि मानक के अनुसार एक न्याय पंचायत में कितने संकुल शिक्षक होने चाहिए? तो मानक के अनुसार एक न्याय पंचायत में 5 संकुल शिक्षक होने चाहिए, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कौन सा मॉड्यूल नहीं है? तो कायाकल्प, निरीक्षण और ई पाठशाला तीनों मॉड्यूल हैं, गुणवत्ता मॉड्यूल नहीं है, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन है वो आपको टिक करना होगा। शिक्षण संग्रह में कुल कितनी तकनीकियां हैं? तो शिक्षण संग्रह में 18 तकनीकियां हैं, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है उसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रश्न ये है कि सरिता ने बाजार से 12 रुपये 75 पैसे की एक कॉपी, 5 रुपये 75 पैसे का एक पेन खरीदा और दुकानदार को 20 रुपये दिया। दुकानदार ने सरिता को 1 रुपये वापस किया, तो सरिता ने दुकानदार से कहा
कि आपने 50 पैसे कम दिए हैं। सरिता किस कक्षा की छात्रा है? तो देखिए इस प्रश्न को पढ़ने पर यह पता चल रहा है कि जोड़ घटाने से संबंधित प्रश्न है। तो जोड़ घटाने के जो हासिल वाले प्रश्न होते हैं वो कक्षा 3 की दक्षता है, लेकिन यहाँ पर ये रुपए पैसे यानी कि दशमलव का सवाल है। तो दशमलव से संबंधित जो जोड़ घटाव के प्रश्न है वो कक्षा 4 की दक्षता में आते हैं, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि आधारशिला मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो आधारशिला मॉड्यूल में 6 भाग हैं, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को परिभाषित किया गया है। तो कक्षावार और विषयवार जो लर्निंग आउटकम होते हैं इन्हें आप दक्षताएं भी कह सकते हैं। तो ये प्रेरणा सूची में परिभाषित हैं, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि किसी कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक ने बच्चों से भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा, जवाब में बच्चों ने भौगोलिक शब्द बना डाला। यह बच्चे किस कक्षा के हो सकते हैं? तो प्रत्यय जोड़ने संबंधी जो दक्षताएं हैं वो कक्षा 5 की दक्षता में आता है, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त किया या नहीं, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? तो इसका मूल्यांकन स्वतंत्र संस्था करेगी, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि प्रेरक विद्यालय घोषित होने के लिए लगभग कितने दिन की समयावधि शेष है? तो देखिए जो प्रेरक विद्यालय घोषित होने का जो संभावित समय वो जनवरी में है। तो अगर आप अभी से जोड़ते तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी टोटल 4 महीने हो गए, यानी कि 120 दिन हुए। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब देखिए अगले प्रश्न को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है, को पढ़ाने में कितना समय लगे कि वह कक्षा 2 का लक्ष्य प्राप्त कर ले? तो देखिए जो कक्षा 2 का हिंदी का प्रेरणा लक्ष्य है वो ये है कि बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से पढ़ लेते हैं, यानी कि 20 शब्दों को 1 मिनट में पढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये जाने कि एक शब्द को कितने मिनट में पढ़ते हैं या कितने समय में पढ़ते हैं, तो हमें 60 को 20 से भाग देना पड़ेगा। यानी कि जब हम 60 को 20 से भाग देंगे तो 20 या 60 यानी कि 3 सेकंड आता है, यानी कि बच्चे एक शब्द को 3 सेकंड में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप गिन लीजिए कुल कितने शब्द हैं। राम हमारे विद्यालय का एक होनहार विद्यार्थी है, यहाँ पर 8 शब्द हैं। इसका मतलब जब आप 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 या 24 आ जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो 24 सेकंड तीसरा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 के लिए लक्ष्य प्राप्ति हेतु आकलन किस प्रकार किया जाना है? तो कक्षा 1 के बच्चों का मौखिक आकलन होगा, तो इसलिए जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि किसी अध्यापक ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से मिशन प्रेरणा के लक्ष्य पढ़ने हेतु निर्देशित किया और उस बच्चे के द्वारा अपनी कक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों को उतने ही समय में पढ़ लिया गया जितने समय में वह प्रार्थना में राष्ट्रगान गा लेते हैं। तो बताइए वह किस कक्षा का विद्यार्थी है? देखिए कक्षा 3 में 30 शब्द प्रति मिनट पढ़ने की बात कही गई है, यानी कि 1 मिनट में 30 शब्द पढ़ते हैं। अगर हम ये पता करना चाहें कि एक शब्द कितने मिनट में पढ़ते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि 60 को 30 से भाग देना होगा। तो जैसे हम 60 को 30 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60 यानी कि 2 आता है, यानी कि एक शब्द को कक्षा 3 का बच्चा 2 सेकंड में पढ़ता है। अब अगर कक्षा 3 के हिंदी और गणित के प्रेरणा लक्ष्यों की बात की जाए, अगर उनको आप मिला लेंगे तो अगर एक शब्द को 2 सेकंड में पढ़ता है तो 26 शब्दों को 26 दूनी 52 सेकंड में पढ़ेगा, जो कि राष्ट्रगान को गाने का एक स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है। तो इस हिसाब से ये जो दक्षता है वो कक्षा 3 की है, इसलिए जो दूसरा ऑप्शन होगा 3 ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न के प्रेरक विकास खंड घोषित होने की निर्धारित तिथि है। तो प्रेरक विकास खंड घोषित होने की जो निर्धारित तिथि है वो 26 जनवरी 2021 है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है वो ये है कि कक्षा की मासिक परीक्षा में श्यामा ने कुल 6 प्रश्नों को हल कर लिया, जिसमें से 3-3 प्रश्न जोड़ एवं घटाना के थे, जबकि उसने 2 हासिल वाले प्रश्न को छोड़ दिया। शिक्षक ने उत्तर पुस्तिका की जांच के बाद श्यामा को बताया कि उसने जितने प्रश्न किए थे सभी सही थे। श्यामा किस कक्षा की छात्रा है? तो देखिए यहाँ पर उसने 2 हासिल के प्रश्नों को छोड़ा, लेकिन एक को तो किया, और जो एक किया वो भी सही था। तो इसका मतलब ये कक्षा 3 की दक्षता में आएगा, तो इसलिए जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रेरणा मिशन का लक्ष्य कितनी कक्षा हेतु दिया गया है? तो प्रेरणा मिशन का जो लक्ष्य है वो कक्षा 1 से 5 तक के सबके लिए है, तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत लर्निंग आउटकम के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन हर 3 महीने में होगा, तो यहाँ पर जो त्रैमासिक ऑप्शन है दूसरा वाला ऑप्शन ये सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित किया जाएगा। तो विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि लर्निंग गैप निकालते हैं, तो लर्निंग गैप को निकालने का जो सूत्र होता है, तो इसमें जो पहला सूत्र है कि अपेक्षित स्तर माइनस वास्तविक स्तर। तो कक्षा के लक्ष्य और दक्षता के हिसाब से जो अपेक्षित स्तर होता है उसमें से अगर एक्चुअल स्तर को यानी कि जो वास्तविक स्तर उसको घटा दिया जाए तो लर्निंग गैप निकल जाता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि मोहन अपनी माँ के साथ बाजार गया, एक दुकान पर किताब खरीदते समय
₹100 प्रिंट रेट की किताब को दुकानदार द्वारा ₹80 में दी गई। घर लौटते समय मोहन बड़ा खुश हुआ कि उसे ₹20 का फायदा हो गया। मोहन किस कक्षा का छात्र है? तो देखिए ये प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस का है और जो प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चंस हैं वो कक्षा 5 में है, तो इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न कि कक्षा 4 में पढ़ने वाला करीम कोणों के प्रकार व उसके मापन की जानकारी रखता है, तो वह अपनी कक्षा के हिसाब से उसका लर्निंग आउटकम। तो देखिए जो कोणों के प्रकार और मापन की जो जानकारी है वो कक्षा 5 की दक्षता में आता है, लेकिन करीम कक्षा 4 में पढ़ने वाला है तो वो अपने हिसाब से उसका जो लर्निंग आउटकम है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि एक बच्चा झोले में भरे हुए गेहूं को गिलास से थाली में माप कर बता पा रहा है कि कुल गेहूं 7 गिलास है, तो बताइए बच्चे में किस कक्षा से संबंधित दक्षता हो सकती है? तो ये कक्षा 2 से संबंधित दक्षता है, इसलिए जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि 6.5 वर्ष के बच्चे के द्वारा पाठ को समझते हुए पढ़ना प्रेरणा सूची के अंतर्गत यह दक्षता किस कक्षा की है? तो देखिए जो 6.5 वर्ष का बच्चा होता है वो कक्षा 1 में नामांकित होता है, तो संबंधित दक्षता कक्षा 1 की होगी, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि राजेश किसी खेलकूद सामग्री की दुकान पर गया और फुटबॉल का दाम पूछा। दुकानदार ने 5 फुटबॉल का दाम ₹375 बताया। राजेश ने 9 फुटबॉल खरीदा और दुकानदार को उसका पूरा पैसा दे दिया। राजेश किस कक्षा का छात्र है? तो देखिए इस सवाल में भाग भी हुआ है, गुणा भी हुआ है। तो देखिए गुणा तो कक्षा 4 की दक्षता है, लेकिन गुणा भाग दोनों संक्रियाएं यहाँ पर हैं, तो ये कक्षा 5 की दक्षता में होगा। तो जो राजेश है वो कक्षा 5 का छात्र है, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि राम ने पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को पढ़कर अपनी स्मृति के आधार पर एक अनुच्छेद को अपनी कॉपी में लिखा। इस अनुच्छेद को लिखते समय विराम चिन्हों का उचित उपयोग भी किया, लेकिन लेखन में कुछ त्रुटियां कर गया। राम किस कक्षा का छात्र है? तो देखिए अगर त्रुटियां नहीं करता तो कक्षा 5 का छात्र होता, लेकिन यहाँ पर विराम चिन्हों की त्रुटि हुई है तो वो कक्षा 4 का छात्र होगा, इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें जो अगला प्रश्न है कि एक लड़का विद्यालय में बने हुए बाला को देखता है और अपनी भाषा में कुछ वाक्य बोलता है। छात्र किस कक्षा का हो सकता है? तो देखिए बाला जो बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड्स के थ्रू जो एड्स बनाए गए होंगे उन पर जो लिखा होगा, अगर बच्चा उन्हें पढ़ पा रहा है और अपनी भाषा में बोल पा रहा है तो वो कक्षा 1 का बच्चा होगा, तो यहाँ पर जो अंतिम ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि कौन सी दक्षता कक्षा 5 की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो तीसरी दक्षता कि बच्चे रेलवे की समय तालिका नहीं पढ़ पाते हैं, ये कक्षा 5 की दक्षता है, तो यहाँ नहीं पूछा हुआ है, तो हमें इस तीसरे ऑप्शन को टिक करना होगा। इसमें अगला प्रश्न है किसी चित्र या अनुभव पर 2-3 वाक्य सही सही लिख पाना किस कक्षा की दक्षता है? तो ये कक्षा 2 की दक्षता है, तो अंतिम ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न कक्षा 3 की दक्षता कौन सी है? तो यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है घड़ी देखकर समय बताना, ये कक्षा 3 की दक्षता है, तो हम इसे टिक करेंगे। इसमें अगला प्रश्न है कक्षा 4 की दक्षता कौन सी है? तो कक्षा 4 में 4 से 6 वाक्यों के संदेश वाले पत्र को बच्चे द्वारा लिखा जाना होता है, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि रजनी ने कहा कि मैं कैलेंडर देखकर दिन व तारीख बता सकती हूँ, जबकि राजू को घड़ी देखना आता है। रजनी व राजू की यह दक्षताएं किस कक्षा से संबंधित है? तो देखिए रजनी कैलेंडर देखकर दिन तारीख बता रही तो कक्षा 4 की दक्षता है, और राजू को घड़ी देखना आता है तो कक्षा 3 की दक्षता है, ऊपर भी बताया गया था, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लिए है? तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 4 से 8 तक के लिए, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें अगला प्रश्न है कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में कितने अक्षरों का इस्तेमाल किया गया है? तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अंग्रेजी वर्णमाला के पूरे 26 अक्षर हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए जो तीसरा ऑप्शन होगा 26 ये सही होगा। अब अगर आप इस गूगल फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करना होगा और सभी क्वेश्चंस का आंसर सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया, आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रिकॉर्ड हो गए। अगर आप अपना स्कोर देखना चाहते हैं तो आपको व्यू स्कोर पे क्लिक करना होगा। तो देखिए ये गूगल फॉर्म मैंने ही बनाया था, तो इसके सारे आंसर मुझे पता थे। तो यहाँ पर जो मेरे मार्क्स हैं वो 82 आउट ऑफ 82 हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे। आई होप इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा उद्देश्य था कि आगामी आने वाली परीक्षा के लिए मैं आपकी प्रिपरेशन करा सकूं, उसमें मैं सफल रहूंगा और आपको इन सारे क्वेश्चंस के जो संभावित उत्तर हैं वो आपको सही लगे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित और इस तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।